नेक्स्ट मुगल एम्परर के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अकबर के बारे में। फटाफट से जरा क्रोनोलॉजी बता दो मुझे। बताओ। हाँ, अभी अकबर तक बस, ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है। बाबर के पापा का भी नाम याद रखना, ठीक है। सुल्तान उमर शेख मिर्जा, ठीक है। सुल्तान उमर शेख मिर्जा, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर 1556 टू 1605 सी। क्या हुआ था 1556 में? हाँ, बोलो बोलो। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ द मुगल डायनेस्टी, जो कि बेटा था हुमायूं का। और याद है हुमायूं की जो शादी, जो हुमायूं का जो भाई था, उसका जो टीचर आता था, उसकी बेटी से हुई थी, हामिदा बानू बेगम से। ये इनकी पैदाइश था, ठीक है। अमरकोट में पैदा हुआ था, याद है जब हुमायूं सिंध की तरफ वापस जा रहा था तब, 1542 सी में। मतलब मयूर देख लो, जान पे बनी है हुमायूं के, बच्चे पैदा करना नहीं छोड़ा, लेकिन है खुद का ठिकाना नहीं है रहने का दुनिया में कि कहां जाना है क्या होना है। लेकिन भाई अकबर पैदा करेंगे, ठीक है। वेन हुमायूं फ्लेड टू ईरान, जब सफाविद रूलर्स के वो शरण लेता है, अकबर उस टाइम पर काफी छोटा था, बच्चा था, एक छोटा सा मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी इन्फेंट था, और धीरे धीरे करके ग्रोइंग ईयर्स में था अपने, ठीक है। इसको इसके अंकल कमरान ने कैप्चर कर लिया था। अब यहां पर जो कैप्चर वर्ड है ना, ये नेगेटिव कोनोटेशन में यूज नहीं करा गया, मतलब बचाकर ले आए थे अपने पास, और चाहते तो वो मार कर, हुमायूं को तो अता पता था नहीं, ये भी नहीं पता था किसी को कि वो वापस आएगा कि क्या होगा उसका, मार कर मुगल एम्पायर को वहीं पर शांत कर देते, ध्वस्त कर देते। क्योंकि अगर अकबर को मार देते तो वैसे भी मुगल डायनेस्टी कहां आगे बढ़ पाती, है ना। हुमायूं से भले लौटकर भी आ जाता, लेकिन इसको अच्छे से ट्रीट करा इसने। जैसे इसका बाप था, इसके बाप के नाम का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून। लेकिन वो उसकी जीवन काल में उसकी सब मनुष्यत ही मनुष्यत उसको मिली। अकबर लकी बहुत था, अकबर बहुत लकी रहा है। आप इसका पूरा टाइमलाइन देखना, अकबर के काम बहुत ज्यादा बन जाते थे, और वो उसके नरम दिल की वजह से, उसका टॉलरेंस वाले एटीट्यूड की वजह से। मन में शहनशाही हिंदुस्तान का ख्वाब तो रखना, लेकिन एक चीज को ध्यान में रखते हुए, एक चीज को मद्देनजर रखते हुए, कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए, ये अकबर बहुत ख्याल रखता था अपना। और अकबर की ये अकबर का ये वाला जो टॉलरेंस वाला जो एटीट्यूड होता है, लव वाला जो एटीट्यूड होता है, ये आपको देखने को मिलता है उसकी रिलीजियस पॉलिसी में, या जो उसने नया धर्म जो बनाया, दीन इलाही की अप्रोच में। अकबर अपने माता पिता से दोबारा मिलता है आफ्टर द कैप्चर ऑफ कांधार। और कांधार को किसने कैप्चर करा था? सफाविद रूलर्स की मदद से हुमायूं ने, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा देता हूं, एक बार में आपको एकदम से याद नहीं होगा। यहां पर चलते हैं, हुमायूं, और ये देखो ये देखो हुमायूं जो है, ही डिफीटेड द अफगान्स, और इसने जो है उन्हीं की रिकवर द मुगल थ्रोन। और ये किसकी मदद से इसने करा था? ईरानियन किंग सफाविद रूलर्स की मदद से। ही कैप्चर्ड कांधार एंड काबुल विद हिज हेल्प इन 1545 सी, ठीक है। क्लियर हो गया? वापस चलते हैं। तो ही कैप्चर्ड द कांधार, इसलिए मैंने आपको बताया भी था आपको, आप चाहे इसको गांधार कह लो चाहे कांधार कह लो, एक ही बात है। यहां पर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के एक रूलर का एक प्राचीन चिन्ह है, यहां पर बताओ क्या है वो, और कौन से रूलर की बात कर रहा हूं मैं? अकबर का थप्पड़ मारना जरा अपने। अशोक की पिलर इंस्क्रिप्शन है यहां पर, है ना। व्हेन हुमायूं डाइड, अकबर जो था
क्या हो गया मयूर? कुछ कह रहे हो? When Humayun died, Akbar was at Kalanur in Punjab, commanding operations against the Afghan rebels there. और ये क्यों खदेड़ फेंकना चाह रहा था इनको? अब ये खुद तो नहीं कर रहा था ऐसा, ये सब कुछ हो रहा था अंडर द रीजेंसी ऑफ बैरम खान। नाम इसका यूज होता था, जैसे इसके नाम की आड़ में बहुत सारे एक्शंस होते थे। तो इसकी ताजपोशी जो होती है वो कहां पर होती है? पंजाब में, कलनौर में, 1556 ई में, जब ये 13 साल का था, बैरम खान के द्वारा। अब कई लोग बोलते हैं, कई हिस्टोरियंस बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ताजपोशी वाली बात ना हर बुक में ठीक नहीं है। मैं यहां पर भी ठीक नहीं मानता इसको कि कलनौर में हुई। बैरम खान के सामने अपनी फोर्सेस को प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अकबर, जो कि एक 13 साल का बालक है, एक लड़का है, बच्चा है वो अभी, वो जब तक सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू का सर कलम नहीं करेगा, तब तक वो शहनशाह हिंदुस्तान, शहनशाह आलम नहीं बन सकता। और उसी से उसकी ताजपोशी शुरू होगी एज अ मुगल एम्परर। लेकिन आपको एग्जाम में क्या याद रखना है? आपको एग्जाम में यह रखना है, ताजपोशी की कलनौर में कर दी गई थी बैरम खान के द्वारा, लेकिन इसको शहनशाह हिंदुस्तान का टाइटल बचपन में ही बैरम खान के द्वारा ऑन द बैटलफील्ड ऑफ सेकंड पानीपत की बैटलफील्ड में दिया गया था। और जब वो बैटल खत्म हो जाता है तब तो हुमायूं के साथ जब इसका ये युद्ध होना शुरू होता है और जब ये ताजपोशी होती है, तो ये वाला जो इवेंट था इसका, जब ये इसको ये बोल रहा है, ये इसको एक तरीके से वो देने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जिम्मेदारी, मतलब उसकी जिम्मेदारी को रियलाइज मतलब बेसिकली करवा रहा है ये। उस टाइम पर ये वाली चीज जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है समझना कि बैरम खान जो था वो मुगल फोर्सेस का एक वफादार था, है ना। तो इसलिए वो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे जो है मुगल सल्तनत का नाम खराब हो। और एक जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का जो सीन है, तब दोबारा ये मतलब आपको सुनवाता हूं मैं, ये सुनो। आपको याद दिलाता हूं कि मुगलों का मुकद्दर आपसे वाबस्ता है जलालुद्दीन। उम्र की आखिरी सांस तक आपके अब्बा जन्नत नशीन बादशाह हुमायूं की आंख में सिर्फ एक ही ख्वाब था, सारे हिंदुस्तान पर मुगल झंडा लहराना। इंशाअल्लाह वो ख्वाब अब आप पूरा करेंगे। शहंशाह राइयत जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। दोनों फोर्सेस जब आपस में भिड़ेंगी, ठीक है, हेमू की आंख में तीर लगना बहुत जरूरी है। लगा? अब अकबर का आप नेचर देखो जरा यहां पर। इस गद्दार नामुराद का सर कलम करके गाजी के रुतबे को शान बख्शिए। ये अजमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम वार कैसे कर सकते हैं? इसका सर कलम न करके आप अपनी फौज तक गलत पैगाम भिजवा रहे हैं जहांपना। फिर फौज आपको गाजी की किताब से नहीं नवाजेगी। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। सिपाहियों,
जनता के सामने तो यही पोर्ट्रे करवाया ना इसने, क्योंकि इसने क्या करा अभी, ये घिरवा दिया ये अपने सैनिकों से कि देखिए ना ऊपर के पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है या फिर अकबर क्या कर रहा है। और इसने इस चीज का बहुत ध्यान रखा कि सबको यही लगे कि अकबर ने मारा, क्योंकि 13 साल की उम्र में अगर वो अपनी बहादुरी की मिसाल नहीं देता, अभी वो क्या कह रहा है कि नोबल्स फिर आपको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे कभी भी, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। क्यों? बैरम खान जानता था कि नोबल्स कितने हरामजादे होते हैं हमारे एम्पायर में। लेकिन अकबर, आप देख रहे हो ये वाली बातें, इस मूवी का एक एक सीन मतलब बहुत रियलिटी के साथ बनाया गया है। आप एक चीज देख रहे हो, बचपन में अकबर से तलवार नहीं उठाई जाती है। अकबर कभी ऐसा राजा था ही नहीं, कभी ऐसा रहा ही नहीं है कि वो बेफालतू में बिना किसी रीजन के किसी को हानि पहुंचाए। ओके, वापस हम देखेंगे इन सब चीजों को जैसे जैसे अभी हमारे अकबर के बारे में डिस्कशन जो है आगे बढ़ेगी। ओके, तो हम बात करते हैं, ये चीज आपको पता लग गई कि ही वॉज क्राउंड एट कलानौर, लेकिन उसकी शहनशाह हिंदुस्तान की जो ताजपोशी होती है वो कहां पर होती है? ऑन द बैटल फील्ड ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एट द एज ऑफ 13 ईयर्स बाय हिज वफादार बैरम खान, रीजेंट। इसके बाप का वफादार था वैसे वो। तो हम बात करते हैं रीजेंसी पीरियड ऑफ बैरम खान। बैरम खान वैसे तो सब कुछ ठीक है, मतलब खान बाबा, ये अकबर उसको बुला रहा है, इज्जत भी करता है काफी ज्यादा अकबर उसकी, कि बैरम खान ने, जैसा कि आपने यहां पर देखा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में उसको जितवाया। चाहता तो अकबर को ही मार देता वो। बैरम खान के लिए कौन सी बड़ी चुनौती थी बताओ? कुछ डिफिकल्टी थी शायद बैरम खान के लिए कि अकबर को मार के वो शहनशाह हिंदुस्तान सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में बन जाता। हिमू तो मारे गया यहां पर नहीं ना, फिर भी उसने लेकिन अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। धीरे धीरे करके अकबर की ना उम्र बढ़ रही थी, अकबर बड़ा होता है, ठीक है, और तब उसको समझ में आता है मैं कब तक छत्र छाया के अंदर निब्बा बन के रहूंगा बैरम खान की रीजेंसी पीरियड के, या बैरम खान की छत्र छाया में। शहनशाह हिंदुस्तान मैं हूं, मुझे भी तो वो चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट तरीके से रूल कर सकूं। तो होता क्या है, ए अजीम और शान शहनशाह, अब इस नामराद का सर कलम कीजिए। राजपूताना से जैसे उसकी लड़ाई होती थी अकबर की, नहीं खान बाबा, जंग के बाद जो राजा हमारे रहमो करम पर जिंदा हो, उसका सर काटना हमें गवारा नहीं। गुस्ताखी माफ जहां बना, लेकिन एक वफादार खादिम होने के नाते हम वही करेंगे जो सल्तनत के हक में होगा। बस खान बाबा, अब नहीं। जनाब, आप भूल गए हैं कि आप मुगलिया सल्तनत का मुस्तकबिल हैं। बैरम खान की वफादारी का सिला है आलम। अब उसमें घमंड आ गया बैरम खान में। ईद जोड़कर हमने जो मुगलों का मजबूत किला बनाया है उसे बर्बाद कर रहे हैं आप। वफादारी का जज्बा कभी कभी इंसान को गुस्ताख बना देता है। पिछली कई जंगों से हम आपकी आंखों में बगावत देख रहे हैं खान बाबा। आज पहली बार हमने आपकी शमशीर को रोका। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब अपने फैसले हम खुद लेना चाहते हैं। अकबर इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि आज से कोई भी जंग जीतने के बाद हर वह मुल्क के कैदियों के साथ रहमदिली से पेश आए। आज हम ये ऐलान करते हैं कि जंगी कैदियों को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। अकबर की इस पॉलिसी को याद रखना कि जिस भी राजा को वो जीतेगा मतलब जंग में, कभी भी गुलाम नहीं बनाएगा उसे। ईमान का परचम भी लहराना है। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि आप जिम्मेदारियों का बोझ उतार कर अल्लाह की राह पर मक्का मुअज़्ज़मा चले जाएं। उसको हज की यात्रा पे भेज रहा है, कह रहा है मुझे अब आजाद छोड़ दो। रास्ते में जब ये हज की यात्रा करने निकलेगा, क्या होगा बैरम खान के साथ? इसका रास्ते में मर्डर हो जाएगा, अल्लाह बुला लेंगे, मर्डर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एंड
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू श्रेया, आप सब लोग शाइनी ये मूवी देखी हुई है, अच्छी बात है, लेकिन अब यूपीएससी के परस्पेक्टिव से आप इसको संडे को बैठ के देखोगे श्रेया, ठीक है? जरूरी है, देखो मैं ऐसे ही फालतू में आपका 3-3 घंटे वेस्ट नहीं करवाना चाहता। हिंदुस्तान की अभी तक सबसे बड़ी मूवी थी, 3 घंटे 30 मिनट की, 34 मिनट की, इकलौती ऐसी मूवी थी जिसके अंदर 2 इंटरवल हुए थे जब ये सिनेमा में लगी थी। और बहुत बखूबी तरीके से बनाया गया। आप अकबर का टॉपिक यहां से पढ़ोगे, हमारा कल ये मुगल एम्पायर खत्म होगा, कल फ्राइडे है, संडे तक अगर आप इस मूवी को देखते हो आपको और अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, आप अपनी नोट्स में और चीजें इनकॉर्पोरेट करना। ये तो कुछ भी नहीं पूरा बदल देगा, कुछ भी नहीं। तो ये अब रीजेंसी पीरियड देखो बैरम खान का, अब आपने सब कुछ देख लिया, अब देखो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। रीजेंसी पीरियड ऑफ बैरम खान, यानी कि बैरम खान की छत्र छाया में जो है वो अकबर जो है वो पनप रहा है, बड़ा हो रहा है। 1556 टू 1560 बैरम खान जो था वो हुमायूं का वफादार था, एक फेवरेट ऑफिसर था और कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मतलब मान लो कि आप में से, मान लो कि मैं किसी को भी नहीं, मैं आपको अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड्स बता दूं, मैं आपको ट्रू आईएएस का एक्सेस दे दूं, मैं आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपनी सब कुछ रिलीज कर दूं, तो आप मेरे कॉन्फिडेंट हो, मतलब मान लो कि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूं आंखें बंद कर कर भी। सिमिलरली मान लो कि हुमायूं का जो वफादार था वो ऐसी बैरम खान था, मतलब आंखें बंद कर कर हुमायूं कर जिसमें यकीन कर सकता है वो बैरम खान था, हु सर्व्ड एज अकबर्स ट्यूटर एज वेल एज अ रीजेंट वजीर। ठीक है, अब ट्यूटर मतलब कुछ ज्यादा ही जब जिंदगी के पहलू बताने लगा श्रेया वो उसको, तब अकबर के लिए घुटन बन गया, है ना? अब जैसे मैं आप लोगों से क्या बोलता हूं, याद है श्रेया हमारी पहली कॉन्वर्सेशन, आपके सारे फंडामेंटल राइट्स मेरे पास गिरवी हैं, है ना? अब वो एग्री करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। दिन रात अगर मैं तुम्हें श्रेया समझाने लगूंगा कि ऐसा नहीं वैसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो, इससे बात नहीं करोगी, उससे बात नहीं करोगी, है ना, तो फिर चिड़ हो जाएगी मुझसे, हो जाएगी ना? घुटन हर किसी को रास नहीं आती, या फिर ज्यादा कोई किसी को समझा तो वो घुटन बन जाती है बातें। होगा ऐसा श्रेया कि नहीं होगा? बड़ी नॉर्मल सी बात है। श्रेया कह रही कोई टिप्पणी नहीं करती मुझे जब तक फाउंडेशन कोर्स खत्म नहीं होता। ठीक है, तो सारे फंडामेंटल तो तुम्हारे राइट्स गिर भी फिर से। तो विद द टाइटल ऑफ खाने खाना, मतलब जो रीजेंट होता था उसको क्या बोला जाता था मुगल एम्पायर में? खाने खाना। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इस टाइटल को, खाने खाना नहीं, या खाने खाना कह लो। रिमेनिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी कि वो मुख्य पिलर था मुगल एम्पायर में जो भी होगा। अभी देखो आपने देखा ना, ऑडियो भी आपने सुनी, वीडियो देखी, वो ज्ञान दे रहा है उसको कि एक एक ईंट मुगल सल्तनत की हमने बनाई है अपनी मेहनत से, अपनी वफादारी से, आप उसे बर्बाद कर रहे हैं शहनशाह। अभी बोला ना उसने, अकबर को ज्ञान मिलने लगा, अकबर ने कहा अल्लाह के रास्ते पे जाइए, मक्का मदीना निकल जाइए, हज करने निकल जाइए। तो बैरम खान वो अकबर को रिप्रेजेंट करता है इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर ने तलवार उठाई क्या? अकबर ने किसी को मारा? अकबर के थप्पड़ पड़ता तो वहीं बेहोश हो जाता सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, क्यों मयूर? कोई सैनिक वगैरह से हु करके निकल जाता तो अकबर की सूसू निकल जाती वहां पर। तो बैरम खान रिप्रेजेंटेड अकबर इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 विद हेमू विक्रमादित्य। ये वजीर था किसका? मोहम्मद शाह आदिल का, बंगाल का। यानी कि पर हेमू विक्रमादित्य कैसा रूलर था? मुसलमान रूलर के हिंदू रूलर है? हिंदू है, लेकिन वजीर था किसका? मोहम्मद शाह आदिल का, बंगाल का। हु लेड द अफगान फोर्सेस हु वर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द मुगल एम्पायर। और आपको पता है बंगाल वाली बात क्यों हो रही है? फिर से दिखा देता हूं। याद है, अफगान फोर्सेस शुरू से ही खतरा बन के बैठी हुई हैं जब से बाबर आए थे इंडिया, यूपी बिहार और बंगाल रीजन में। यूपी बिहार का तो सिलसिला खत्म ही कर दिया था शेरशाह सूरी के डिसइंटीग्रेशन, सुर एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, शेरशाह सूरी के मरने के बाद, और हुमायूं का दोबारा कब्जा करना, तो यूपी बिहार वाली तो हिस्सा जो है वो सॉल्व हो गया। अफगान फोर्सेस बंगाल के अंदर अभी भी तैनात हैं, और यहां पर कौन है? मोहम्मद शाह आदिल। ठीक है, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरम खान
मुगल जो है दे वन अ सीरीज ऑफ बैटल्स इन क्विक सक्सेशन एंड दे वॉर्डेड ऑफ अदर अफगान कंटेंडर्स लाइक सिकंदर सुर ऑल्सो. They captured Lahore, Multan, Ajmer and vanquished Ibrahim Sur and annexed Jaunpur, besides laying a successful siege to Gwalior Fort, also under the Afghan control, जो कि अफगान कंट्रोल के अंदर था ग्वालियर का किला. इस फेज में बैरम खान जो है वो सबसे पावरफुल नोबल जो इमर्ज हुआ. तभी तो अभी आपने देखा जब उसने अकबर ने वो राजपूत प्रिंस को, राजपूत राजा को जब घुटनों पे बिठा रखा है बैटल फील्ड में, बैरम खान की आपने टोन देखी अभी कितनी घमंडी वाली टोन थी, है ना, कि सब कुछ हमने करा है. अभी मैंने आपको बोला कि उसके अंदर घमंड आ गया था. एंड ही स्टार्टेड अपॉइंटिंग हिज ओन सपोर्टर्स ऑन इंपॉर्टेंट पोजीशन निग्लेक्टिंग द ओल्ड नोबल्स. अकबर ने अभी इससे बोला ना, मैंने आपको वीडियो दिखाई कि बड़े टाइम से पुराने काफी युद्ध से हम देख रहे हैं कि आपकी आंखों में खान बाबा बगावत की लहर दौड़ रही है. बोला ना भी अकबर ने उसको. और क्या ऐलान करा अकबर ने कि आज के बाद जिसको भी युद्ध में हराया जाएगा उसको क्या नहीं बनाया जाएगा, गुलाम नहीं बनाया जाएगा. उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि तुम चाहो तो हमारी छत्र छाया के अंदर काम कर सकते हो. हाँ, फिर भी तुम बगावत कर रहे हो तो फिर तुम्हारा मरना लाजमी है. अकबर को समझ में आ गया था कि बैरम खान किसी भी बात बगावत कर सकता है क्योंकि घमंड आ चुका है उसकी आंखों में. तो अपने खुद के सपोर्टर्स को अपॉइंट करने लगा इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, निग्लेक्टिंग द ओल्ड नोबल्स. This caused resentment among the other nobles who managed to influence Akbar as well. उन्होंने अकबर को भड़काना शुरू कर दिया कि खान बाबा ने भले तुम्हें पाला है, तुम्हारे पिताजी के टाइम पर बिल्कुल तुम्हारे पिता बनकर रहे हैं, लेकिन मुगल सल्तनत में तुम सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाओगे अगर टाइम पर तुमने इनकी पावर को रोका नहीं, इनको एलिमिनेट नहीं करा. अकबर पता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा है लाइफ में इनिशियल टाइम में. क्यों? एक तो एक खान बाबा, ऊपर से क्या कहते हैं उसको, फॉस्टर मदर. क्या नाम था फॉस्टर मदर का? शाबाश, महामंगा. वो इतना भड़काती है अकबर को, जोधा के खिलाफ लड़ाइयां करवाती है. जैसे सीरियल में नहीं दिखाते श्रेया, एक सास का रवैया छिन जाता है बहू के लिए, बेटा रोज शाम को ऑफिस से उसको भड़काना, तो सास को बड़े मजे आते हैं, बहू और बेटे आपस में चप्पल जूते बजा रहे हैं. महामंगा का बर्ताव भी कुछ इसी प्रकार का था. और ईगो क्लैश खेलती रहती है वो जोधा के साथ. जब जोधा डिमांड करती है अकबर से कि कृष्ण जी का मंदिर बनवा दो मुगल एम्पायर के मुगल महल में, महामंगा का रवैया एंटी हिंदू वाला. जब जोधा ये बोलती है कि हफ्ते में एक दिन शहनशाह हिंदुस्तान के लिए, अकबर के लिए खाना हम पकाएंगे बावर्ची खाने में, तब महामंगा फिर चिढ़ती है. और अकबर, ऑब्वियस ही बात है, बीवी आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, लेकिन महामंगा की वफादारी पे कोई शक करे, उनके खिलाफ कोई बोले तो अकबर उसकी गर्दन काटने तक को तैयार हो जाता है. और काफी सालों तक तू मैं अकबर और जोधा के बीच में चलती रहती है महामंगा को लेकर, क्योंकि जोधा रियल आईना पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है महामंगा का, अकबर उसकी बातों को यकीन नहीं करता. हाँ, इंप्रेस लेकिन बहुत ज्यादा रहता है जोधा के इनिशिएटिव से. जब वो कहती है हफ्ते में हम एक दिन खाना पकाएंगे, और वो तो राजपूत थी तो वो प्योर वेजिटेरियन खाना पकाती है, तो अकबर ऐलान ये कर देता है कि हर फ्राइडे को, जुम्मे वाले दिन, जिस दिन जुम्मे की नमाज होती है, गोश्त नहीं पकेगा बावर्ची खाने में. मुगल सल्तनत में कोई भी गोश्त नहीं खाएगा, मतलब घर में, परिवार में, उस किंगडम में, उस महल में कोई गोश्त नहीं खाएगा. उस दिन हम जोधा के हाथ से बना हुआ खाना ही खाना पसंद करेंगे. तो ड्यूरिंग दिस फेज बैरम खान इमर्जेस मोस्ट पावरफुल नोबल. उसने जो भी करा ये आपके सामने है. एंड दिस कॉज रिजेंटमेंट अमंग द अदर नोबल्स जिन्होंने अकबर को इन्फ्लुएंस करा. एंड द प्रॉब्लम वाज फर्दर एग्रेवेटेड बाय द ग्रोइंग एरोगेंस ऑफ बैरम खान. जैसा कि अभी आपने देखा किस टोन में बात कर रहा है वो. अभी आएगी वाली लाइन, हम चाहते हैं आप अल्लाह की राह पर निकल जाए, मक्का चले जाए. इसलिए मैं आपको वीडियोस के थ्रू ये वाली चीज कवर करवाना चाहता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी. और संडे को प्लीज बैठ के मूवी देख लेना, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी. बाय नाउ वेरी ऑफ बैरम खान्स ट्यूटिलेज. के ट्यूटिलेज का मतलब क्या होता है? भाई तुम हर चीज मुझे ABCD सिखाते जा रहे हो, पानी पीना सिखा रहे हो, खाना पीना सिखा रहे हो, बिल्कुल निब्बे की तरह ट्रीट कर रहे हो. अकबर जो है
ही वॉन्टेड टू अज्यूम फुल कंट्रोल. अभी बोलते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करें. ही दस रिमूव बैरम खान, हु रिवोल्टेड बट वॉज फोर्स टू सबमिट. अकबर ने इज्जत के साथ उनको समझाया और उनको ऑप्शन दिया, या तो कोर्ट में रहो तो चुप्पी साधे रहो, फालतू बकवास नहीं करना मेरे सामने, और कहीं पर भी रहोगे तो तुम मुझे नहीं सिखाओगे कि मुझे क्या करना है, या तो फिर तुम मक्का की तरफ निकल जाओ. और मूवी हमें क्या बता रही है कि अकबर ने डायरेक्टली उसको हुक्म दे दिया तुम मक्का की तरफ चले जाओ हज करने. ही डिसाइडेड टू गो टू मक्का, बट ही वॉज असैसिनेटेड एट पतन, गुजरात, अहमदाबाद, बाय एन अफगान जिसको उससे नफरत थी. क्यों? ये अफगानों को तहस-नहस करने के लिए जुटा हुआ था ना. बैरम खान की जो बीवी थी और उसका जो बेटा था, ये आगरा लाए गए. अकबर ने अपने अब्बा जान, जिनको वो बैरम खान अब्बा जान जिनको वो मानता था, खान बाबा बोल रहा था, एक तरीके से पिताजी का रोल ही तो मतलब वो कर रहा है, निभा रहा है ना. बताओ, पिता के रूप में ही देख रहा है ना बैरम खान को. लेकिन अब बैरम खान की जो बीवी है, वैसे वो अभी तक क्या लगती थी अकबर की, मां के तौर पर देखता था, लेकिन शादी कर ली उससे. पता है क्यों? ताकि उसको इज्जत मिले, उसको इज्जत मिले. अकबर मैरिड हिज विडो एंड टुक हिज इन्फेंट सन अंडर हिज प्रोटेक्शन. अम्मी जान बेगम बन गई. His son later on became famous as the noted Hindi poet अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल नोबल था अकबर के कोर्ट में. किसका मतलब? ये बैरम खान के बेटे की बात हो रही है. ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? रेबेलियन फ्रॉम द नोबिलिटी. अब खानदान में कुछ और हरामजादे भी हैं, हरामजादियां भी हैं, जो कि अब अकबर को समझाने की कोशिश करेंगी. अकबर का रवैया सेम वैसा है अलाउद्दीन खिलजी जैसा. कैसा? फालतू की बातें मत सिखाओ मुझे जो करना करने दो, गलती हो जाए तब बोलना. हर स्टेप पे मुझे मत सिखाओ, अरे ऐसा कर लो, अरे वैसा कर लो, अरे ये ठीक नहीं है, अरे वो ठीक नहीं है. फालतू बकवास नहीं, काटते ही जाओगे. तो खानदान में कुछ और हरामजादियों के बारे में हम जानते हैं. रेबेलियन फ्रॉम द नोबिलिटी. बैरम खान ने तो बगावत करी ही करी. इसके अलावा अकबर के जो नोबल्स थे, अब नोबल्स के अंदर भी ना एक इसके प्राइवेट नोबल्स भी थे. मतलब ऐसा कोई टर्म यूज नहीं होता, लेकिन आप जानते हो कि देखो इसकी जो क्या कहते हैं उसको, अकबर को जब कोई सलाह मशवरा की जब जरूरत पड़ती थी, जैसे दिन में तो उसने अपने कोर्ट अफेयर्स में सारी बातें कर दी अपने इंपॉर्टेंट नोबल से, नवरत्नों से, है ना श्रेया. रात को आके महामंगा के कमरे में बैठ रहा है, जोधा के साथ बैठ रहा है. महामंगा का जो बेटा था, जो कि इसका सौतेला भाई लगता था, आदम खान, उसके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है. ठीक है, तो यहां पर जो है अकबर जो था, अकबर को ये लोग बहुत ज्यादा समझाते थे. अब आदम खान ही बताओ उससे बड़ा है कि छोटा है? महामंगा का बेटा छोटा है, लेकिन जिस टोन में वो बात करता था ना, जोधा को भी अच्छा नहीं लगता था. दूसरे नोबल्स को हम देखते हैं, जरा उनके रवैये को देखते हैं. अब आप लोग इसको देखना जरा. ध्यान से सुनना इस कॉन्वर्सेशन को. टोडरमल जी. टोडरमल एक नवरत्न है. जहांपना, युद्ध के कारण वसूले जाने वाले महसूल की रकम बढ़ जाती है और साथ साथ महंगाई भी, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब आदमी की जिंदगी पर पड़ता है. पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है. दुरुस्त फरमाया आपने टोडरमल जी. इन रियासतों का मसला खास तवज्जो चाहता है, इसलिए इसका फैसला हम दीवाने खास में लेंगे. अगला मसला. जहां पर हमें खबर मिली है कि आपके बहनोई मोहतरम शरीफुद्दीन हुसैन ने अजमेर की हुकूमत पर कब्जा कर लिया है. बगावत, नोबिलिटी, और उसने ये नाकाबिले बर्दाश्त गुस्ताखी आदम खान है ये, आपकी और राजपूत राजकुमारी की शादी महामंगा का बेटा. की है. खामोश आदम खान, ये वक्त आपसी रंजिशें गिनाने का नहीं है, तन्हाई में बात करेंगे. नहीं खान बाबा,
खान को यही सब कुछ कहने दीजिए। गुस्ताखी माफ हुजूर। टोन देखना, टोन। शरीफुद्दीन को आलम पना की शाही काबिलियत और अक्लमंदी पर शक है। यहां तक कह डाला कि इस शादी की वजह आप मुगल नस्ल खान और यही बात बार बार कहकर बदतमीजी की वजह बढ़ा कर दिया। शरीफुद्दीन, ये मामंगा। शहंशाह वक्त, आप उसकी बातों पे संजीदा न हो। मेंढक की उछलने की एक हद होती है। मगर शरीफुद्दीन के बाद उलेमा में कुछ है जरूर। फिर से बगावत करने के लिए रेडी। उलेमा, आलमपना, हुकूमत का पाया मजबूत करने की यही तजवीज है आपके जहन में? ये बंदा गुस्ताखी की मुआफी चाहता है और अर्ज करना चाहता है कि हुजूर का दिल दिमाग पर हावी हो रहा है कि राजपूतों के साथ संबंध क्यों बनाए, क्यों करी चौथा शादी? एक हिंदू राजकुमारी को दामन से बांधने की क्या मजबूरी थी? वो एक हुकूमत का फैसला था मौलाना मोहतरम, जो हर एक के हक में होगा। और जिस बात में रैयत की भलाई हो, उसे मजहब के तराजू में ना तोला जाए। सही फरमा रही हैं आप, पर हमारा मुद्दा यह है कि किले में एक मंदिर क्यों तामीर कराया गया? यह हमारे दिलों पर चोट है। शेख मुबारक साहब, सादर दासी साहब, बैरम खान को हमने जो शांत कुछ कर ही भी दिया किया, गया, वक्त अब और इसको शांत हालात करेगा ने उलेमा को। किया। सल्तनत की तरक्की का ख्याल हमारे दिल में आपसे आगे है। बहरहाल, अब आप मोजिज हाजरीन हमसे क्या चाहते हैं? गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूं आलमपना, लेकिन मलिका हिंदुस्तान को किले और महल की आम जगहों से दूर रखा जाए और उनकी वजह से किसी भी इस्लामी कानून में तब्दीली न की जाए। शरिया लॉ। उसने भजन करना शुरू कर दिए। उलेमा की बोलती बात। मामंगा का रवैया। सबको लगा कि अकबर काट के रख देगा उसे इतनी सी बात पर। मंदिर बनाने की अनुमति दी, भजन कीर्तन करने की अनुमति किसने दी थी? अब जो ये राजपूत है, इसके नवरत्न है, वो देख रहे हैं इसको कि ये शायद से चिढ़ सकता है इस बात पर। टोडरमल राजपूत। आदम खान, जिसको अभी अकबर अपने रॉयल कोर्ट में खान बाबा के नाम से बोल रहा था, बैरम खान के बाद एक नए पर्सन को, आदम खान जो कि महामंगा का बेटा है, अकबर का सौतेला भाई है, ये मर्डर कर देगा। लेकिन जहां तक मालवा का सवाल है, आपको हमारे हिसाबात नजरअंदाज करने होंगे। अगेन मैं आपको रेबिलियन दिखा रहा हूँ। लिहाज समझ लीजिए। बड़े भाई होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभाना तो दूर, मन माने महसूल लगाकर आप अपनी जेबें भरते रहे। सरासर लूट है ये। लूट नहीं, सहूलत कही है वजीर आजम। आपके लिए यही बेहतर होगा खान बाबा कि आप हमारे मामलात में दखल अंदाजी न करें, वरना आलम खान, वजीर आजम को धमकाना या ऐसे अब महल में घूमेगा आदम खान अकबर को मारने के लिए। ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे अकबर मर सकता था। और अकबर इसको क्या पनिशमेंट देता है देखना, जो कि हमारी बुक में भी लिखा हुआ है। उसने वजीर आजम को मारा है। जलील, तमीमज़ादे एहसान फरामोश, तेरी जरूरत हमारे वालिद जैसे नेक इंसान का कत्ल कर डाला तूने। पनिशमेंट देना क्या मेरे इस गलीज शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। आज तूने हमारे सब्र की सारी हदें तोड़ दी। था अपने नापाक गुनाह को तूने खान बाबा के पाक कफन से ढांकना चाहा। वो खान बाबा जमहूरियत सल्तनत के वफादार ही नहीं, बल्कि एक फरिश्ता सीरत इंसान भी थे। और
हमारे लिए वालिद का दर्जा रखते थे। इसे उठाकर सर के बल जहां से नीचे फेंक दिया जाए। नहीं जलाल, जलाल नहीं, नहीं जलाल। हुक्म की तामील हो। जलाल नहीं, मरेगा नहीं अभी वो। मर गया, नहीं जा पड़ा, अभी जान बाकी है। उसे ऊपर लाया जाए और दोबारा फेंका जाए। जब तक शांत इंसान शांत रहता है ना, उसको शांत रहने देना चाहिए, क्योंकि जब उसे फिर गुस्सा आता है ना, तो वो बहुत बुरी तरह फटता है फिर वो। चौदह पहली बार लाइव में ये सब कुछ देख रही है। अधमरा हो चुका है वो ऑलरेडी एक बार गिरने के बाद। जहां पड़ा। अब रेबेलियन फ्रॉम नोबिलिटी, अब आप इस चीज को समझो। ड्यूरिंग बैरम खान्स बगावत, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स इन द नोबिलिटी दे हैड बिकम पॉलिटिकली एक्टिव। अब कौन कौन, जैसे आपने देखा कोर्ट में कौन खड़ी हुई है, अकबर की फोस्टर मदर महामंगा, महामंगा एंड हर रिलेटिव्स, स्पेशली हर सन महामंगा का बेटा आदम खान। 1561 में आदम खान जो था, ही वॉज विक्टोरियस एट मालवा बाय डिफीटिंग बाज बहादुर, जो कि एक मैजिशियन था और एक कवि भी था। आदम खान की बात नहीं हो रही, यहां पर बाज बहादुर की बात हो रही है। मालवा क्वीन रूपमती, शी प्रेफर टू टेक हर लाइफ देन बिकम अ मुगल कैप्टिव। अकबर का ऐसा कोई मकसद था भी नहीं कि वो उसे हरम में रखकर उसका कोई रेप करेगा या उसकी बॉडी इंटेग्रिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि राजपूतानी औरतें या फिर उस जमाने की जो हिंदू औरतें थी या कोई भी जो औरतें, वो हरम में आना, या फिर दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में भी आपने ये चीज़ देखी थी, और मुगल एम्पायर में भी आप जानते हो कि उनको पसंद नहीं था कि हमारे साथ पता नहीं क्या ट्रीटमेंट हो, हमारा रेप वेप ना होने लग जाए डेली। तो मालवा क्वीन रूपमती प्रिफर टू टेक हर लाइफ देन बिकम अ मुगल कैप्टिव। आदम खान फॉलोड हिज विक्ट्री एट मालवा विद ऑलमोस्ट टोटल मैसेकर ऑफ द डिफेंडिंग आर्मी, women एंड चिल्ड्रन, एंड सेंट ओनली पार्ट्स ऑफ द बूटी टू द अकबर। यानी कि इसके अंदर भी बगावत की एक लहर शुरू से रहती थी। ही वॉज रिमूव फ्रॉम द कमांड एंड ही लेड क्लेम टू द पोस्ट ऑफ वजीर। अब देखा ना आपने मूवी के अंदर, शराबी वजीर का ही कत्ल करता है ना, कि उसको वजीर बनना है। जब इसकी डिमांड नहीं मानी जाती है, टोटरमल भी बैठा था उस कमरे में, ही स्टैप्ड द एक्टिंग वजीर इन हिज ऑफिस। इस चीज से गुस्सा होकर अकबर हैड हिम थ्रोन डाउन फ्रॉम द आगरा फोर्ट 2 times। देख लिया मूवी में, इसलिए दिखाता हूं आपको ये सब चीजें। तो श्रेय बचपन में आपको पढ़ना नहीं था, पता आपको पिक्चरें देखनी थी, पढ़ने का टाइम अब है। क्या कर लिया अच्छी बच्ची बन के? हाँ, पहले मेन नहीं, मेन इनका आगरा रहता था, बार बार चलता रहता था कड़पकड़ बम्बे वो। Similarly, between 1561 and 67, Akbar was engulfed by serious challenge from his Uzbek nobles, Central Asian nobles, who broke out in rebellion several times. बड़ी सारी इनमें से जो सबकी जो lineage थी, they traced their descent from the Uzbek chief, who had driven Babur out of the Samarkand, and they had come to India with Humayun. उज़्बेक जो हैं, उन्होंने काबुल के गवर्नर, they declared Mirza Hakim, the governor of Kabul, his half brother, as the emperor of Hindustan. अकबर को पसंद आएगा ये? उसके बाद a group of Timurid nobles called as Mirzas, they also turned against the emperor. और ये एक सबसे बड़ा सीरियस क्राइसिस था। आपने देखा कोर्ट में आदम खान अगेंस्ट है। आदम खान के मरने के बाद महामंगा क्या प्यार करेगी अकबर से? महामंगा ने भले उसको पाला है, लेकिन प्यार करेगी? उसकी आंखों के सामने आगरा के किले से 2 बार गिरवा दिया सर के बल उसके बेटे को। महामंगा माफ कर पाएगी अकबर को?
ये क्या चल रहा है यहां पर? अकबर समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये हरामजादी ये सिर्फ ये बोल रही है कि कोई बात नहीं, उससे गलती करी और उसका परिणाम आपने उसे दे दिया है, हम आपसे खफा नहीं है। लेकिन यही वो हरामजादी बनेगी अब जो जोधा को भड़काएगी और इन दोनों के रिश्ते खराब करवाएगी। कैसे माफ कर सकती है? अकबर सगा खून है कि आदम खान सगा खून है? बताओ। आदम खान। So this was perhaps the most serious crisis Akbar had to face since Hemu's capture of Delhi. मतलब मैंने आपको बताया ना, इसको समझाने के लिए आप कोर्ट में आप उनको भी देखो, उलेमास को देखो। हम शहंशाह आलम को बताना चाह रहे हैं, उनका दिल उनके दिमाग पर हावी हो रहा है। तुम कौन होते हो बे? और उसने बोला ना अकबर ने, सल्तनत का ख्याल, उसकी प्रोग्रेस, उसकी हैप्पीनेस हमारे दिल में कोसों मील है, जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा। तो आप अपना काम करें, शरिया लॉ के ऊपर आप काम करें। और वो क्या बोल रहा है? हम चाहते हैं, पहले तो देखो, पहले तो फटती है उलेमास की अकबर के सामने। ये बंदा गुस्ताखी की माफी चाहता है हुजूर के सामने। पहले तो ये लाइन पेश कर दी, फिर अब गुस्ताखी करेंगे, गुस्ताखी की माफी पहले ले ली। हम चाहते हैं कि जोधा बेगम महल में ना घूमे, है ना, उनको जनान खाने में ना आना दिया जाए, मंदिर उनका हटवाया जाए, उनको शरिया लॉ के साथ कोई छेड़खानी ना करने दी जाए। ये लोग तो ऐसे समझ बैठे थे जैसे जोधा एक मकसद के साथ आई है, मुझे यहां वैष्णविज्म का प्रमोट करना है। क्योंकि उलेमास के मन में एक डर था कि 10-15 स्वागरातें तो लगनी है जोधा को, रात को मना लेगी और अकबर इस्लाम छोड़ देगा, पता चला। तो दिस वॉज परहैप्स द मोस्ट सीरियस क्राइसिस अकबर हैड टू फेस इन हेमूज कैप्चर। जबकि जोधा इतनी अच्छी बीवी साबित हुई है कि जिंदगी भर अकबर ने उसके हिंदू धर्म की कदर करी है, कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी उससे उल्टा नहीं बोला। और गिफ्ट देने के लिए जोधा एंड में जाते जाते, अपने जीवन काल के एंड में अपना नाम चेंज कर लेती है, वो हरकाबाई बन जाती है। However, by sheer grit and determination along with certain amount of luck, Akbar was able to overcome these multiple threats. मिर्जा हकीम जो था, हाफ ब्रदर अकबर का, he was forced to withdraw to Kabul, and मिर्जास जो उसकी फोर्सेस थी, they were duly suppressed, and Uzbeks were completely routed by 1567. खदेड़ फेंका उनको। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।